हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये कहानियाँ आपके जीवन का आईना होती हैं। तो कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा और मेरी ज़िंदगी ठहर जाएगी और जहाँ रिश्तों का मतलब ही बदल जाएगा। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं है। माँ बनने का सुख मुझे नहीं मिला है। घर वाले और सभी लोग अब हर दिन मुझे कुछ न कुछ ताने मारकर परेशान करते हैं। इन सब के बीच मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन एक दिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसका नाम आदित्य था और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, मेरा नाम अनु है। मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन शादी के इतने साल हो चुके हैं, हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। हमारे पड़ोस में एक 40 साल का आदमी रहने आया। उसका नाम आदित्य था। शुरू से ही वह मुझे बहुत घूर के देखा करता था और उसकी नज़र मुझे कुछ अजीब लगती थी। फिर धीरे धीरे उसने मेरे पति से दोस्ती भी कर ली और हमारे घर उसका आना जाना शुरू हो गया। मुझे समझ आने लगा कि वह मुझे किसी और ही नज़र से देखता है। एक रात जब मेरे पति घर पर नहीं थे, तो आदित्य अचानक से हमारे घर पर आ गया। उसी रात जो भी हुआ, उसने मेरे मन पर एक गहरी ठेस पहुंचा दी थी। वह घटना मेरे लिए एक निशान छोड़कर गई, जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकती। दोस्तों, अब मैं कम से कम 34 साल की हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गोरी हूँ। सभी लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं। बचपन से ही मुझे अपनी सुंदरता की वजह से बहुत तारीफें मिली। हमारे आसपास रहने वाले लोग भी कहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर और रईस घराने में होगी। हमारे परिवार में 3 बहनें और एक भाई था। मैं उनसे सबसे बड़ी थी। हम बहुत गरीब लोग थे। मेरे पिता बड़ी ही मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते थे। उनकी सारी कमाई हमारे अच्छे खाने पीने में ख़त्म हो जाती थी। जब मैं 19 साल की हुई, तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे पापा चाहते थे कि जल्दी से शादी हो जाए, लेकिन दहेज के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे। हमारा परिवार सचमुच बहुत ज़्यादा कंगाल था। मेरी माँ तो बचपन में ही हमें छोड़कर स्वर्ग सुधार गई थी। मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा था। मजबूरी में उसने भी पढ़ाई छोड़ दी और फिर काम करना शुरू कर दिया। मैं भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करती थी और अपने पापा की मदद करती। लेकिन एक दिन मेरे पिता को अचानक किसी बीमारी ने घेर लिया और वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तब हमारे चारों भाई बहन बेसहारा हो गए थे। हमारी पढ़ाई रुक गई और हमें छोटे छोटे काम करने पड़े। एक दिन मेरी बुआ हमारे घर आई। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता बताया। लड़के का परिवार ठीक ठाक था, लेकिन हमने साफ कह दिया कि दहेज देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने हम पर जोर नहीं डाला। फिर एक दिन दूसरा रिश्ता जो हमारी हैसियत के बराबर था, वो लेकर आई। एक दिन लड़के वाले हमारे घर आए। लड़के का नाम रमेश था। अपने माता के पिता साथ में मुझे देखने आया था। वे बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हमारी तरह गरीब भी नहीं थे। रमेश सरकारी नौकरी पर था। उसने मुझे पसंद किया और कहा कि उसे दहेज नहीं चाहिए। फिर मेरी बुआ और फूफा ने थोड़े पैसे इकट्ठे करके मेरी जैसे तैसे शादी करवा दी। शादी के समय बुआ ने मुझसे कहा था, ससुराल में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कभी भी वहाँ से लौट कर मत आना। हमें तुम्हारे भाई बहनों की भी शादी करनी है। मेरी शादी जब हुई, मैं तब लगभग 21 साल की हो चुकी थी। मैं अपने नए घर में ढेर सारे सपने लेकर गई थी। शादी की पहली रात जब मैं रमेश के कमरे में आई और वह कमरे में आए, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे बातें की। वह मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से बात की और कहा कि अब नॉर्मल हो जाओ। वह मुझे अपने दोस्त की तरह समझा रहे थे। समय के साथ मैंने अपने मन की बातें उनके साथ बांटनी शुरू कर दी थी। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की कई बातें मुझे बताई। धीरे धीरे हमारा प्यार और गहरा होता गया। मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे एक ऐसा पति मिला। उस वक्त बुआ की बात याद आती थी, ससुराल से कभी वापस मत आना। मैं सोचती थी कि इतने अच्छे इंसान को छोड़कर मेरे लिए भला क्यों मैं अपने ससुराल छोड़कर घर आऊँगी, और क्यों कोई लड़की अपना ससुराल छोड़ेगी अगर इतना अच्छा पति मिल जाए। शादी को अब 7 महीने हो गए थे। तब सास ससुर ने बच्चों के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो पा रहा था। ससुराल वाले मुझे अब ताने मारने लगे। एक दिन सास मेरे पास आई और रोते हुए बोली, तेरी शादी को 7 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम अभी तक माँ नहीं बनी। हमें तो बंजर बहू मिली है। उधर मेरे देवर की भी शादी बात चल रही थी। जल्दी ही एक लड़की पसंद कर ली गई और देवर की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी रानी फिर 2 साल में माँ भी बन गई।
उसके बाद घर वाले रिश्तेदारों ने मुझे और ज़्यादा ताने मारने शुरू कर दिए। मेरी गोद खाली होने की वजह से सब मुझे नफ़रत की निगाह से देखते थे। जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो हमारे आसपास के लोग भी किसी भी शुभ कार्य में मुझे बुलाने से कतराते थे। मोहल्ले में कोई भी अच्छा मौका होता तो मुझे बुलाया ही नहीं जाता था। लोग कहते थे यह तो एक बांझ है। मुझे लगता था कि मेरी कोई कीमत ही नहीं रह गई थी। देवरानी के बच्चे होने के बाद वह अपने बच्चों को भी मुझसे दूर रखती थी। वह मुझसे छोटी थी लेकिन मौका मिलते ही मुझे ताने मारने में वह भी नहीं कतराती थी। ससुराल का माहौल मेरे लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। देखते ही देखते देवरानी के 2 बच्चे भी हो गए थे। फिर भी उसका व्यवहार मेरे प्रति ज़रा भी नरम नहीं पड़ा था। एक दिन मैं इन बातों से परेशान होकर रो रही थी। तभी सास मेरी गुस्से में बोली, शादी को 11 साल हो गए हैं। अब हमें रमेश के लिए दूसरी लड़की देखनी पड़ेगी। जल्दी से जल्दी शादी कर देंगे और हम इस बाँझ को यहाँ से निकाल देंगे। उन्होंने एक प्रिया नाम की लड़की से रमेश की शादी तय कर दी। एक पन हुआ कि ये घर छोड़कर चली जाऊं। तब मुझे बुआ की बात फिर से याद आई, ससुराल से वापस मत आना। बुआ ने मेरे भाई बहनों की भी शादी कर दी थी। मैं कभी कभी उनसे फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। बुआ हमेशा कहती थी कि डॉक्टर को दिखाओ। मैं कहीं भी टेस्ट के लिए गई लेकिन रमेश ने मुझे कभी रिपोर्ट दिखाई ही नहीं। मुझे शक होता था कि कमी मुझ में है या फिर रमेश में। एक दिन रमेश ने अपनी माँ से कहा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, ना ही मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। उनके इस फैसले से सब हैरान हो गए थे। रमेश ने मुझसे कहा कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अपना सामान बांध लो, हमें यहाँ से चलना है। हमने अपना सामान बांधा और एक किराए के घर में चले गए। उस घर का मालिक आदित्य था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। वह अकेला आदमी था। कुछ दिन रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह आदमी मुझे अजीब ही नज़र से देखता था और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरता ही रहता था। रमेश ने भी कई बार आदित्य के व्यवहार में कुछ गलत देखा, पर न जाने क्यों हमेशा इग्नोर किया। शुरू में उस इंसान ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी नज़रें मुझे परेशान करने लगी। जब रमेश घर पर नहीं होते थे, वह खिड़की से मुझे ताकने की कोशिश करता। मुझे डर लगता था, बेचैनी होती। फिर रमेश ने आदित्य से गहरी दोस्ती कर ली। एक दिन उसने रमेश से कहा, मैं इस घर में अकेला हूँ। मेरी पत्नी की मौत भी लगभग 6 साल पहले हो चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किराया नहीं दो। मैं हर महीने आपको कुछ पैसे भी दे दूंगा। बस मेरे लिए आप खाना बनवा दिया करो, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता और बाहर का खाना मेरे लिए नुकसान है। रमेश ने यह बात मान ली क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा था। इसके बाद आदित्य दिन में 3 बार खाना खाने के लिए हमारे घर पर आने लगा। एक रात वह अपने साथ शराब की बोतल भी लेकर आया और रमेश से बोला, चलो आज कुछ खाते पीते हैं। रमेश ने मुझे भी बुलाया। मैंने पहले कभी शराब तो नहीं पी थी, लेकिन दोनों ने फिर काफ़ी जोर दिया। मैंने भी शराब पी ली और नशे में चूर हो गई। तब आदित्य मेरे करीब आने लगा और मुझे छूने की कोशिश करने लगा। तभी रमेश बोले, चलो हम तीनों डांस करते हैं। शादी से अब तक बच्चे ना होने की वजह से मैंने बहुत दुख झेला था, तो उस पर मैं थोड़ा सा खुश होना चाहती थी। मैं नाचने लगी। डांस करते समय आदित्य मुझे छूने लगा। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन रमेश कुछ नहीं बोले, बल्कि वह इसका मज़ा ले रहे थे, मुझे देख रहे थे। उस समय मुझे लगा कि हमारे रिश्ते का यह नया रूप है। यह रिश्ता कुछ अनोखा था। आदित्य मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था और रमेश इसे मानते हुए लग रहे थे। एक दिन जब रमेश घर पर नहीं थे, आदित्य दोपहर में खाना खाने आया। उसने कहा, भाभी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। रमेश बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसी बीवी मिली। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मैंने धीरे से कहा, शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इतना डर गई। फिर वह बोला, अगर आप चाहें तो मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता हूँ। उसकी बात से मैं तो सुन रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। खाना खाकर उसने मुझे कुछ अजीब नज़र से देखा और फिर चला गया। धीरे धीरे वह हमारे परिवार का एक हिस्सा वसा बन गया था। रमेश उसे बहुत मानने लगे थे। वह कहते, आदित्य मेरा एक सच्चा दोस्त है। परिवार से दूर रहकर मैं अकेला था, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी में रंग भरे और मेरी काफ़ी मदद की। मैं उसे कुछ भी कह सकता हूँ। मैं सोचती थी, क्या रमेश उसकी नज़रों को नहीं पहचानते? फिर उसे रोकते क्यों नहीं? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जब रमेश नहीं होते थे तो आदित्य आता और मेरे पास खड़ा हो जाता। कभी मेरी कमर पकड़ता और कभी मुझे अपने करीब खींचता। मैं डरती थी, लेकिन उसे रोक नहीं पाती। मैंने कभी रमेश को धोखा देने का नहीं सोचा था,
लेकिन आदित्य की हिम्मत अब बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसने मुझे ज़ोर से कसकर गले से लगा लिया और बोला कि तुम बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत हो। मैं बेबस महसूस कर रही थी। फिर वह रात आई जो मेरे लिए भूलना आज तक मुश्किल है। रमेश काम से बाहर गए थे। रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला तो सामने आदित्य खड़ा था। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। मैं उसे रोक नहीं पाई। उस रात मैंने एक ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी। मेरा बदन उसमें से साफ नजर आ रहा था। उसकी नज़रें बता रही थी कि यह रात मेरे लिए कुछ खास होने वाली है। खाना तैयार था। वह बड़े शौक से खाना खाने लगा। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर वह मेरे कमरे में आ गया और मेरे पास आकर मुझे गले से लगा लिया। उसने कहा, आज मैं तुमसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। जब से तुम आई हो ना, खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरे मन में घबराहट थी। हिम्मत करके मैंने कहा, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। उसने कहा, यह धोखा नहीं है। मैंने फिर गुस्से से कहा, मैं अपने पति रमेश के लिए बहुत वफादार हूँ। हमारे रिश्ते में किसी तीसरे की जगह नहीं है। हम बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान चाहेगा तो मैं ज़रूर एक दिन माँ बन जाऊंगी। तब उसने एक कागज़ मेरे सामने रख दिया। उसकी आंखों में एक डर था। मैंने कागज़ पढ़ा तो मेरी आंखें भर आई। यह एक मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि रमेश पिता नहीं बन सकते हैं। आदित्य ने यह सच बताया जो रमेश ने 12 साल तक मुझसे छुपाया था। मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी। ससुराल में उनकी दूसरी शादी की बात भी हुई थी। यह सब सुनकर मैं एकदम से शॉक रह गई। आदित्य बोला, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। तुम्हारी हर मुश्किल में हल करना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम यहाँ से जाओ। पहले मैं रमेश से बात करूँगी। उस रात वह चला गया। मैं अकेली रहना चाहती थी। कितने सालों का छिपा हुआ सच आज मेरे सामने आया था। जब रमेश घर लौटे मैंने सब कुछ बता दिया। उन्होंने सर झुकाकर मुझसे माफ़ी मांगी। बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सच इसलिए छुपाया था कि तुम मुझे छोड़ ना दो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। फिर रमेश कहने लगे, समाज ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, हमें जवाब देना है। इसलिए मैंने आदित्य को भेजा है। वह तुम्हें चाहता है। हम तीनों परिवार बना सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। यह मानना मुश्किल था। वो मुझे समझाते रहे। बोले, रिश्तों में इंसानियत सबसे बड़ी होती है। तुम चाहो तो आदित्य को शामिल कर सकती हो। कुछ दिनों तक वह मुझे मनाते ही रहे। आखिरकार मैं मान भी गई। मुझे लगा कि दोनों मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। जब हमारा बच्चा हुआ तो जिन लोगों ने मुझे ताने मारे उनके मुंह बंद हो चुके थे। घर पर बुलाया गया लेकिन रमेश ने साफ मना कर दिया। बोले, हम यहीं पर रहेंगे और उनसे दूर से रिश्ता रखेंगे। सास मुझे इल्ज़ाम लगाने लगी कि मैंने उनके बेटे को छीन लिया। लेकिन सच यह था कि रमेश वहाँ जाना ही नहीं चाहते थे। वह आदित्य के साथ रहना चाहते थे। दोनों में गहरा रिश्ता बन गया था। दोस्ती हो गई थी। रमेश चाहते थे कि हमारा छोटा परिवार हमेशा साथ रहे। मेरी ज़िंदगी एक अनोखे रिश्ते में चल रही थी जहाँ सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि तीसरा इंसान भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था। वह मेरे और मेरे बच्चे की हर ज़रूरत का भी ख्याल रखता था। सच कहूँ तो अब मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। एक औरत जब तक बच्चा ना हो अधूरी रहती है। हाँ, यह अलग बात है कि मैंने और मेरे पति ने बच्चा पाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया है। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? क्या मैंने सही किया या मेरे पति ने सही किया? ज़रूर बताइएगा।